प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम प्रकाश शुक्ल आप सभी का आज की कक्षा 9 की संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में अपनी निर्धारित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के प्रथम अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। यह इस अध्याय का दूसरा भाग है। इसका शीर्षक है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पूर्वावलोकनम, परिचय, आदर्शवाचनम, काठिन्य निवारणम, हिंदी व्याख्या तथा गृह कार्यम। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम आज की कक्षा का संचालन करेंगे। आइए हम प्रथम बिंदु की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इस अध्याय के पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा था। हमने राष्ट्रीय पक्षी मयूर की विशेषताओं को जाना था तथा राष्ट्रीय पशु व्याघ्र के स्वाभाविक गुणों से हमारा परिचय हुआ था। उसके पश्चात हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है उसकी विशेषताओं को जाना था। उसके पर्यायवाची शब्दों को भी हमने जाना था। अब हम आज की इस कक्षा में क्या क्या सीखेंगे इसका भी परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले भाग में आपने 3 राष्ट्रीय चिन्हों के विषय में जाना था। हम इस कक्षा के शेष भाग का हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय के, जिसमें हम राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज की विशेषताओं का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए हम राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज की विशेषताओं से परिचित होते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रगान की विशेषताओं को जानते हैं और इसका हम आदर्श वाचन आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और उसका अनुकरण करते हुए आप सभी विद्यार्थी गण शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ होंगे। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम् एकं गानं भवति, तदैव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति, महत्स्व अवसरेषु तद्गानं च गीयते। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम् आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मद्राष्ट्रगानं च वादकैः वाद्यते। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम् आवश्यकम्। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जन गण मन इति संज्ञया विश्वस्मिन् विश्वे विस्तृतं वर्तते। इस प्रकार से यह आदर्श वाचन आपने सभी का सुना इस गद्यांश का। अब हम काठिन्य निवारण के माध्यम से कठिन शब्दों के अर्थों को भी जान लेते हैं। अवबुध्यते जाना जाता है, वाद्यते बजाए जाते हैं, विस्तृतम अर्थात प्रसिद्ध। अन्य कठिन शब्दार्थों को हम हिंदी अनुवाद के समय पर भी देखते रहेंगे। तो आइए हम इस गद्यांश के हिंदी अनुवाद से भी परिचित होते हैं, इसकी व्याख्या को भी जानते हैं। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां अर्थात सभी स्वतंत्र देशों का स्वकीयम एकम गानम अपना एक गान भवति होता है। कहने का भाव यह है कि सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक राष्ट्रीय गान होता है। तदैव राष्ट्रगान संज्ञया अवबुध्यते, तदैव वही राष्ट्रगान की संज्ञा से जाना जाता है। अवबुध्यते जाना जाता है। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्स्व अवसरेषु तद्गानं च गीयते, और बहुत सारे विशेष अवसरों पर यह राष्ट्रगान गाया जाता है। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम् आगच्छति, यदि किसी अन्य देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में अतिथि बनकर आता है, तब तस्य सम्मानाय अर्थात उस अतिथि के सम्मान के लिए तस्य राष्ट्रगानम अर्थात उसके देश का जो राष्ट्रगान है, उसके देश में जो उसकी जनता के द्वारा, उसके सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है, उसका राष्ट्रगान तथा अस्मद् राष्ट्रगानम और हमारे देश का राष्ट्रगान वादकैः वादकों के द्वारा वाद्यते
बजाया जाता है। आपने देखा भी होगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर या कभी अन्य अवसरों पर जब हमारे देश में कोई अतिथि आता है तो उसके देश का राष्ट्रगान और हमारे देश का राष्ट्रगान वादकों के द्वारा बजाया जाता है। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम। बहुत सारी महतीनां बहुत सी सभानां सभाओं में कब समापने समापन होने पर, अर्थात जब सभाओं का समापन होता है तो राष्ट्रगान आवश्यक रूप से किया जाता है, अर्थात सभा के समापन पर राष्ट्रगान आवश्यक होता है। विद्यालयेषु प्रार्थनानंतरम प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते। विद्यालयों में, आपने अपने विद्यालयों में भी देखा है कि प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानम, हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, विश्व कविना अर्थात विश्व कवि कवींद्रेण, कवींद्रेण मतलब कवियों में जो श्रेष्ठ हैं, रवींद्रेण अर्थात रवींद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने रचितम रचा है। और वह क्या है? जन गण मन इति संज्ञया, अर्थात जन गण मन इति संज्ञा से, अर्थात इस नाम से विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतम वर्तते, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से राष्ट्रगान की विशेषताओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। आशा करता हूँ इसके भाव को आप सभी विद्यार्थीगण समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रगान की अन्य और विशेषताओं के विषय में भी परिचित होते हैं। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतांग भूतानाम अनेक प्रांतानां विंध्य हिमालय पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति नदीनांचो लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्याखण्डत्वं संस्कृतेः गौरवञ्च विश्वकविना वर्णितम्। राष्ट्रगानमिदं 52 पलात्मकं भवति। तस्य गाने 52 पलात्मकः समयोपेक्ष्यते, न ततो अधिको न वा ततो न्यूनः। तस्या रोहावरोहापि निश्चितौ तत्र विपर्ययः कर्तुं न शक्यते। राष्ट्रगाने सदोत्थितैः जनैः सावधानमुद्रया गेयम्। राष्ट्रगानावसरे अंगसंचालनं निषिद्धम्। चलतोपि कस्यचित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनिः दूरादापतति चेत् तदा तत्रैव सावधानमुद्रया तेनाविचलं स्थातव्यम्। राष्ट्रगानं श्रद्धास्पदं भवति, श्रद्धयैवेदं गेयम्। इस प्रकार से आदर्श वाचन आपने सुना। आशा करता हूँ इस आदर्श वाचन का अनुकरण करते हुए आप सभी इस पाठ्यवस्तु को भली भांति पढ़ने में समर्थ हो सकेंगे। आइए काठिन्य निवारण से कठिन शब्दों के अर्थों को भी जान देते हैं। अखंडत्वम अखंडता, श्रद्धया सम्मानपूर्वकम, अन्य शब्दों को भी हम हिंदी अनुवाद के समय में देखते हैं। अब हम इसके हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। अस्माकम, आप परिचित हैं, हमारे राष्ट्रगाने, राष्ट्रगान में भारतांग भूतानाम अनेक प्रांतानाम, भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों का, जैसे आप देखते हैं जब आप राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो उस राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रदेशों का उसमें नाम आता है। तथा विंध्य हिमालय पर्वतयोः, और विंध्य तथा हिमालय पर्वत का भी उल्लेख राष्ट्रगान में आता है। गंगा यमुना प्रभृति नदीनांचो लेखम, तथा च यहाँ पर देखिए कि गंगा यमुना जैसी प्रसिद्ध नदियों का भी उल्लेख हमारे राष्ट्रगान में वर्णित है। देशस्य विशालत्वम, इन सभी प्रांतों को और पर्वतों को तथा नदियों को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि हमारे देश की विशालता को सूचित करना, अर्थात हमारे प्रभृति गंगा यमुना प्रभृति नदीनांचो लेखम कृत्वा देशस्य विशालत्वम, देश की विशालता को, राष्ट्र की अखंडता को और अपने सांस्कृतिक गौरव को हमारे विश्व कवि ने वर्णित किया है। भाव यह है कि हमारे राष्ट्रगान में अनेक प्रांतों का नाम है,
अनेक हिमालय इत्यादि पर्वतों का नाम है तथा गंगा यमुना जैसी प्रसिद्ध नदियों का उल्लेख करने का उद्देश्य यह है कि हमारे देश की विशालता सूचित हो, हमारे देश की अखंडता भी इससे सूचित होती है और हमारे सांस्कृतिक गौरव का गान भी इस राष्ट्रगान के द्वारा किया जाता है। इसमें हमारे विश्व कवि रविंद्र ने इसमें हमारे सांस्कृतिक गौरव को दिखाया है, हमारे देश की विशालता को भी सूचित किया है और अखंडता को भी बताया है। राष्ट्रगानमिदं 52 पलात्मकं भवति, और यह राष्ट्रगान 52 अर्थात 52 सेकंड का होता है। तस्य गाने, और इसके गान में 52 पलात्मकः समयोपेक्षिते, अर्थात इसके गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। न ततो अधिको न वा ततो न्यूनः, न तो इस अर्थात 52 सेकंड से ना तो कुछ ज़्यादा और ना ही इससे कुछ न्यून अर्थात कम। कहने का तात्पर्य है कि निश्चित समय पर, निर्धारित समय पर राष्ट्रगान होता है, ना तो उससे ज़्यादा हो सकता है ना तो निश्चित समय से थोड़ा कम हो सकता है। तस्य आरोहावरोहापि निश्चितौ, उसके आरोह और अवरोह दोनों निश्चित हैं। तत्र वहाँ पर विपर्ययः बदलाव कर्तुम न शक्यते, वहाँ पर कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात यथारूप में ही राष्ट्रगान को गाना आवश्यक होता है। राष्ट्रगाने सदोत्थितैः जनैः सावधान मुद्रया गेयम, राष्ट्रगान को सदा खड़े हो करके सावधान की मुद्रा में गाना चाहिए। राष्ट्रगानावसरे अंग संचालनम निषिद्धम, और राष्ट्रगान जब हो रहा होता है, राष्ट्रगान के अवसर पर अंग संचालन अर्थात अंगों का संचालन निषिद्ध है, अर्थात आप अपने शरीर को इधर उधर नहीं हिला सकते हैं। सावधान की मुद्रा में खड़े हो करके राष्ट्रगान का गान करना चाहिए। चलतोपि कस्यचित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि, अर्थात मार्ग पर जाते हुए, मार्ग पर चलते हुए भी यदि किसी के कानों में राष्ट्रगान के शब्द पड़ते हैं, उसकी ध्वनि आती है, तो उसे दूर से सुनकर ही उस व्यक्ति को सावधान मुद्रया तेना अविचलम स्थातव्यम, वहीं पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। इससे कि हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्रगान के प्रति श्रद्धा व्यक्त होती है। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रगान है हमारे श्रद्धा का भाव रखता है, इसके प्रति रहता है, तथा हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं इसका भी बोध हमें होता है। और श्रद्धा के श्रद्धयैवेदं गेयम, अर्थात श्रद्धा के साथ ही इस राष्ट्रगान को हमें गाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी कहीं दूर से भी आपके कानों में यदि आवाज़ आती है, राष्ट्रगान हो रहा है, तो आपको चाहिए कि वहीं पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो करके अपने देश के प्रति श्रद्धा प्रकट करें, अपने राष्ट्रगान के प्रति श्रद्धा प्रकट करें। इस प्रकार से राष्ट्रगान की विशेषताओं को जाना। राष्ट्रगान देख सकते हैं, यह हमारा राष्ट्रगान है, इसे सावधान की मुद्रा में ही गाना चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस राष्ट्रगान को लिखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इतने प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे कि इनके डाक टिकट पर भी इनका नाम अंकित है, और केवल भारत के ही नहीं अपितु तो विश्व के कई देशों के डाक विभाग ने पोस्ट कार्ड पर इनका चित्र अंकित किया है। इससे पता चलता है ये भारत की कवि ही नहीं थे अपितु तो विश्व कवि थे, इसीलिए इनको विश्व कवि की संज्ञा दी जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम राष्ट्रध्वज की विशेषताओं से परिचय प्राप्त करते हैं। आदर्श वाचन आप सभी सुनेंगे। सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। तद्देशवासिनो जनाः नराः नार्यश्च स्वराष्ट्राध्यक्षस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति।
त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा इति शब्देन विश्वे विस्तृतो विद्यते। ध्वजस्याधो भागः हरितवर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासानां सूचकः, मध्यभागे श्वेतवर्णः ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणानां द्योतकः, ऊर्ध्वभागे च स्थितः गौरिकवर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः। ध्वजस्य मध्यभागस्थित श्वेतवर्णमध्ये अवस्थितम् अशोकचक्रम धर्मस्य सत्याहिंसायाश्च प्रत्यायकम। इस प्रकार से आदर्श वाचन सुना। अब हम इसके काठिन्य निवारण को देखते हैं। त्रिवर्णात्मकम अर्थात 3 रंगों वाला, गैरिक वर्ण अर्थात गेरुआ रंग, सौहार्दम अर्थात बंधुत्व या बंधुता या भाईचारा। अब हम इसके हिंदी अनुवाद की ओर भी बढ़ते हैं। सर्वेषु राष्ट्रप्रतीकेषु, सभी राष्ट्रीय चिन्हों में राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रीय ध्वज का सर्वाधिक महत्व वर्तते है। भाव यह है कि सभी राष्ट्रीय चिन्हों में, कमल आदि सभी राष्ट्रीय चिन्हों में राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक महत्व है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य स्वकीयो ध्वजो भवति। सर्वस्य सभी राष्ट्रों का, कैसे राष्ट्रों का? स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वकीयो ध्वजो भवति, एक अपना ध्वज होता है। भाव यह है कि सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक ध्वज होता है। तद्देशवासिनो जनाः, और उस देश के वासी जन, नर और नारी, नराः नार्यश्च, नर और नारी, स्वराष्ट्र ध्वजस्य सम्मानम, अपने राष्ट्र के ध्वज का सम्मान प्राणपणेन रक्षन्ति, अपने प्राणों की आहुति को देकर के भी उसकी रक्षा करते हैं। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः, कि जिस प्रकार से किसी भी देश का कोई ध्वज होता है तो उसकी रक्षा प्राणों को देकर के भी की जाती है, उसी प्रकार से हमारे देश का भी राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें 3 रंग है, जिसे त्रिरंगा के नाम से जाना जाता है। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा इति शब्देन विश्वे विस्तृतो विद्यते। हमारा राष्ट्रगान 3 रंगों, राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, जिसमें मध्य में अशोक चक्र अंकित है और तिरंगा इस शब्द से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ध्वजस्य अधोभागः हरित वर्णात्मकः, और ध्वज का जो निचला भाग है वह हरित अर्थात हरे रंग का है। सुख समृद्धि विकासानां सूचकः, और यह सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। मध्य भागे श्वेत वर्णः, और मध्य भाग में जो सफ़ेद रंग है ज्ञान सौहार्द, ज्ञान का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है, और सदाशयादि सद्गुणानां द्योतकः, और दया करुणा इत्यादि गुणों का यह प्रतीक है। ऊर्ध्वभागे च स्थितः गैरिक वर्णः, और इसके ऊपरी भाग में जो गेरुआ रंग है, केसरिया रंग है, वह त्यागस्य, त्याग का, और शौर्यस्य, शौर्य का अर्थात ओज का बोधक है, बोधक है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्ये अवस्थितम अशोक चक्रम धर्मस्य सत्याहिंसायाश्च प्रत्यायकम। ध्वज के मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण मध्य अर्थात सफ़ेद रंग के मध्य में स्थित जो अशोक चक्र है, वह अशोक चक्र धर्मस्य अर्थात धर्म का, सत्याहिंसायाश्च सत्य का, अहिंसा का प्रत्यायक अर्थात बोधक है। तो इस प्रकार से आप राष्ट्रध्वज की विशेषताओं को जान रहे हैं। तात्पर्य यह है कि सभी स्वतंत्र देशों का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसी तरह से हमारे देश में भी तिरंगा यह राष्ट्रीय ध्वज है। इसकी हम प्राणों को देकर भी इसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, और इसमें 3 रंग हैं और मध्य में अशोक चक्र अंकित है। तीनों रंगों का अपना संदेश है जो आपने जाना।
आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इस तिरंगा को देख भी सकते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से, 3 रंगों का है, बीच में सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र अंकित है। और जब यह तिरंगा कोई ऐसा समय आता है जब हमारे देश पर कोई संकट होता है या राजकीय शोक घोषित होता है तो यह तिरंगा आधा झुका हुआ रहता है। उसकी स्थिति इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र स्थित है, चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः पृथगपि चक्रमूले एकत्र संबद्धाः। भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्स्वपि भारतम एकम राष्ट्रमिति द्योतयन्ति। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यः। एषः सदा स्वच्छो अविकृतिवर्णः तिष्ठेत्। जीर्णः शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो नोपयोगयोग्यः। समुच्छ्रियमाणः ध्वजो अंगस्तंगते सूर्ये समवतार्य सुरक्षितः संरक्षितव्यः। राष्ट्रीय शोकावसरे ध्वजो अर्धम उच्छ्रियते। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातन्त्र्यस्य प्रत्यायकानि समादृतव्यानि तु सन्त्येव प्राणपणैः रक्षितव्यानि च। इस प्रकार से आदर्श वाचन आपने सुना। इसका अनुकरण करते हुए अपने उच्चारण में शुद्धता लाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों के अर्थों को इसके माध्यम से आप जानेंगे। परिमिति अर्थात निश्चित परिमाण वाला, अविकृत विकार रहित, जीर्ण अर्थात पुराना, श्रद्धया सम्मान पूर्वक। कठिन निवारण के माध्यम से अर्थों को जाना। अब हम इसकी हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ते हैं, व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। चक्रे अर्थात चक्र में, चतुर्विंशति शलाकाः, कहने का तात्पर्य है कि 24 शलाकाएँ अर्थात तीलियाँ। आपने कभी देखा हो चक्र को, जैसे कि ये हमारा ध्वज है और इसके मध्य में चक्र अंकित है। यहाँ पर आपके सुविधा के लिए यहाँ पर देखिए 24 तीलियाँ हैं, 1 से लेकर के 24 तक यहाँ पर संख्या लिख भी दी गई है ताकि आपको समझ आ सके। तो इसमें 24 तीलियाँ हैं। चतुर्विंशति शलाकाः पृथगपि, अलग अलग होते हुए, बाहरी रूप से वह अलग अलग हैं, परंतु चक्रमूले एकत्र संबद्धाः, चक्र के मूल भाग में वह एकत्र संबद्धा अर्थात एक ही स्थान पर मिल गई हैं। कहने का भाव यह है कि चक्र में जो 24 तीलियां हैं वो बाहर से अलग अलग होते हुए भी चक्र के मूल भाग में एक ही जगह पर संबद्ध हो गई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बाहर से यह अलग अलग हैं परंतु मूल भाग में एक जगह पर मिल गई हैं। तो देखिए कि एकत्र संबद्धा। भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु, अर्थात कहने का भाव यह है कि यह हमें संदेश देते हैं कि भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण और लिंग के भेदों के होते हुए भी हम भारतवासी सदा एकता का भाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं और हमारा भारत अखंड है। इन सारे विभिन्नताओं के होते हुए भी हमारा भारत एक है। राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यः, हमारा राष्ट्रीय ध्वज निश्चित परिमाण वाला होना चाहिए अर्थात उसका विस्तार निश्चित होना चाहिए। ऐसा सदा स्वच्छो अविकृत वर्णः तिष्ठेत, और यह हमेशा सर्वदा स्वच्छ होना चाहिए और उजले हुए रंग का होना चाहिए अर्थात यह विदीर्ण नहीं होना चाहिए, गंदे रंगों का इसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए, हमेशा यह ध्वज स्वच्छ होना चाहिए। जीर्णः अर्थात पुराना, शीर्णः अर्थात फटा हुआ, विदीर्णो वा ध्वजो नोपयोग योग्य, पुराना या फटा हुआ मटमैला ध्वज उपयोग के योग्य नहीं होता है।
समुच्छ्रियमाणः ध्वजो अंगस्तंगते सूर्ये समवतार्य सुरक्षितः संरक्षितव्यः। सूर्य के अस्त होने के समय पर फहराया जा रहा ध्वज उतार करके सुरक्षित रख देना चाहिए, ऐसा इसका भाव है। राष्ट्रीय शोकावसरे, राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वजो अर्धमुच्छ्रियते, ध्वज को आधा फहराना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जब हमारे देश पर कोई राष्ट्रीय शोक आता है तो हमारे ध्वज को आधा फहराया जाना चाहिए, जैसा कि आपने इसे देखा भी। इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकानि अस्माकं स्वातंत्र्यस्य, यह राष्ट्रीय प्रतीक हमारे भारत की स्वतंत्रता के प्रत्यायकानि अर्थात प्रत्यायक हैं, अर्थात हमारा स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। समादृतव्यानि, और इनका हमें आदर करना चाहिए। तो संत्यव, हमें इनका आदर तो करना ही चाहिए, उस पर भी प्राणपणई, अपने प्राणों की आहुति दे करके भी इन राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा करनी चाहिए। इस पाठ के माध्यम से आपने राष्ट्रीय प्रतीकों को जाना। अब हम अंत में आपके अभ्यास के लिए कुछ गृह कार्य भी देंगे। आप देख पा रहे हैं अशोक चक्र अंकित है। उससे पहले हम आपको गृह कार्य से पहले कुछ व्याख्या प्रारूप आपको देते हैं, जैसे कि जब आप व्याख्या करें तो किस प्रकार से करनी चाहिए व्याख्या, उसके विषय में भी आपको सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए। सर्वप्रथम संकेत होना चाहिए कि आप किस गद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं। फिर संदर्भ प्रसंगों, अर्थात संदर्भ और प्रसंग लिखना चाहिए। संस्कृत में व्याख्या आती है तो संस्कृत में उसका संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुतमिदं व्याख्येयं गद्यखंडम अस्माकं नवमी कक्षायाः निर्धारितं संस्कृत गद्य भारती पाठ्यपुस्तकस्य अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि इति प्रथम पाठात् उद्धृतम् अस्ति। अस्मिन् गद्यखंडे राष्ट्रीय प्रतीकानां वर्णनम् अस्ति। उसके पश्चात व्याख्या करना आप सभी विद्यार्थीगण प्रारंभ करेंगे। तो इसी प्रकार से व्याख्या का प्रारूप होना चाहिए, जिससे कि आप परीक्षाओं में अधिकतम अंक अर्जित कर सकें। अब हम गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न आपको देते हैं। राष्ट्रगानम केन लिखितम? राष्ट्रगाने वर्णितानां नदी पर्वतानां नामानि के? राष्ट्रीय ध्वजस्य वर्णानां संदेशः किं? प्रस्तुत पाठस्य हिंदी सारांशः लिखन्तु। तो इस प्रकार से गृह कार्य के प्रश्नों को आप सभी विद्यार्थीगण हल करेंगे। आशा करता हूँ हम इस पाठ के समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे होंगे। हम आप सभी विद्यार्थियों से पुनः अगले कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।